दरवाजा खुला और वो आने वाले से बुरी तरह टकरा गई। सामने वाले ने एकदम उसकी कमर में हाथ डालते उसे संभाल लिया। अगले ही पल दोनों की निगाहों का आमना सामना हुआ। कहाँ भाग रही थी? माया ने उस शख्स को सर से पैर तक देखा। वो पुलिस यूनिफॉर्म में था और यकीनन उसे भी मुजरिम ही समझ रहा था। नहीं, मैं वो। उसने घबराकर अपने पीछे इशारा किया जहां वो इंसान बेहोश पड़ा था, जबकि सामने खड़े इंसान की गहरी काली आंखों में तेज गुस्से की लहर दिखाई दे रही थी। उसकी शर्ट उसकी शर्ट जिस पर आसानी से डीएसपी आर्यन चौहान लिखा पढ़ सकती थी। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन आर्यन ने उसे फौरन पकड़ लिया। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दे। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद को उसकी बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते बुरी तरह चिल्लाई। ये तो पुलिस स्टेशन चलकर ही पता चलेगा कितनी बेकसूर हो तुम। वो भी ठंडे शब्दों में जोर देकर बोला और लेडी कांस्टेबल की तरफ उसे धकेल दिया। वो मुश्किल से लड़खड़ाते हुए खुद को गिरने से बचा पाई थी, जबकि लेडी कांस्टेबल ने माया को बहुत बेदर्दी से दबोच लिया। प्लीज आर्यन, मेरी बात तो सुने, वो चिल्लाई। लेकिन आर्यन ने अपने कान उसकी तरफ जरा न धरे। पंजों के बल जमीन पर बैठता उस खून में लथपथ इंसान को देख रहा था, जो जख्मी होते हुए बेहोश पड़ा था। इसको अस्पताल लेकर जाओ और पूरे होटल को सील कर दो। मैनेजर को पुलिस कस्टडी में ले जाओ। आर्यन ने पुलिस इंस्पेक्टर को आदेश देते हुए कहर भरी निगाह माया पर डाली, जिसे लेडी कांस्टेबल जबरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे आर्यन से बात करनी है। वो अपना हाथ पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में माया के नाखून उस लेडी कांस्टेबल की कलाई में जोर से गड़ गए और वो लेडी कांस्टेबल गुस्से से बुरी तरह बिलबिला उठी, जिस पर उसने एक जोरदार थप्पड़ माया के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही नाजुक सी लड़की दूर जमीन पर जाकर गिरी। उसे अपना गाल झंझनाता हुआ महसूस हुआ। आंखों के सामने तारे नाचने लगे। सामने छाते अंधेरे को देखते हुए उसने जबरदस्ती अपनी आंखें झपक झपक कर खोलने की कोशिश की, और इसी कोशिश में उसे अपनी आंखों के सामने चमकते काले जूते दिखाई दिए, जो कि उसके करीब आकर रुके थे। तब उसने उस इंसान को देखा जो अभी तक उसे अंगार और आग बरसाती नजरों से घूर रहा था। गुस्से से उसने बाजू से थाम कर उठाया और सामने खड़ी लेडी कांस्टेबल की तरफ बढ़ा। ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ, सिर्फ इस वर्दी की वजह से, वरना तुम्हारा हाथ अभी तोड़कर दूसरे हाथ में दे देता। उसकी गुर्राहट पर लेडी कांस्टेबल बुरी तरह घबरा गई। उसे घूरते हुए वो खुद माया की कलाई थामकर पुलिस जीप की तरफ बढ़ा। उसे अंदर धकेलते हुए वो खुद फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया था। पुलिस वैन में काफ़ी लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था। एक हफ्ता पहले ही डीएसपी आर्यन चौहान को इस होटल के बारे में कुछ गुप्त जानकारी मिली थी, जहां सेक्स रैकेट और स्मगलिंग के काम चलाए जा रहे थे। आज सर्च वारंट के साथ उसने होटल पर छापा मारा था और उन मुजरिमों में से उसे वो लड़की मिली थी जिसके बारे में वो ख्याल भी नहीं कर सकता था कि वो लड़की यहाँ पर उसे मिल सकती है। पूरे 3 साल बाद, 3 साल के लंबे इंतजार के बाद वो उसे मिली थी, तो किस जगह से मिली थी? उसका दिमाग बुरी तरह फटा जा रहा था। जी चाह रहा था जीप को कहीं खाई में धकेल दे या किसी पेड़ से टक्कर मार दे ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। वैसे भी उसे सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो रहा था। पास बैठी माया को देखते हुए उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा दे। आखिर माया उस होटल में कर क्या रही थी? उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो होटल में रंगे हाथों पकड़ी गई थी। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं माया भी इस खेल में शामिल थी। जबकि माया डर से बुरी तरह थर थर कांपती हुई सीट पर खिड़की की तरफ सिमटकर बैठी हुई थी। वो आर्यन के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। वो मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाए। इतनी देर हो गई है, माया अभी तक घर नहीं आई। मनीष, जाओ जाकर पता करो कहाँ रह गई। दिन में तो मेरी बात हुई थी माया से, कह रही थी आज जल्दी आ जाएगी। शोभा की सालगिरह मनानी थी पर वो आई नहीं। कोमल जी की आवाज़ भर्रा गई थी। अरे आ जाएगी, छोटी बच्ची नहीं है, 21 साल की है, समझदार है, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। फ़ोन करो उसे। मनीष जी लापरवाही से बोलकर दोबारा टीवी देखने लगे थे। कर रही हूँ मनीष, लेकिन बंद आ रहा है। अब की बार तो वो सचमुच रोने लगी थी। अच्छा तुम ये रोना तो बंद करो। ये क्या जरा जरा सी बात पर रोने बैठ जाती हो? जब देखो घर में मनहूसियत फैला रखती हो। वो उनके आंसुओं पर गुस्से से जल भुनते हुए उठे और पैरों में चप्पल डालकर बाहर की तरफ बढ़ गए, जबकि कोमल जी के होठों पर अपनी बेटी के लिए भगवान से सिर्फ दुआएं निकल रही थीं। पुलिस स्टेशन आते ही सब लड़के और लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था। माया भी कांपते हुए उनमें सिर झुकाकर खड़ी हुई थी। बारी बारी से सबसे बात हो रही थी।
उनकी डिटेल्स ली जा रही थीं और उनके माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया जा रहा था। सबने अपने अपने चेहरे ढक रखे थे सिवाय माया के। वो अभी तक डर के मारे बुरी तरह थर थर काँप रही थी। वो तो हर रोज़ की तरह आज भी ऑफिस से अपने वक्त पर निकल आई थी। हालांकि उसने अपनी माँ को फ़ोन पर कहा था कि वो आज जल्दी घर आ जाएगी और शोभा का बर्थडे सेलिब्रेट करेगी, लेकिन जल्दी निकल न सकी क्योंकि उसे जल्दी छुट्टी नहीं मिली थी। जैसे ही वो ऑफिस से निकली और अपने रूट की बस पकड़ने लगी कि अचानक कुछ लोगों ने उसे किडनैप करके गाड़ी में डाल लिया और उसे एक होटल में ले गए, जहां उसे एक शराबी के पास भेज दिया गया। इस बात का वो सबको कैसे यकीन दिलाएगी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बाकी लड़कियों के साथ उसे भी गलत ही समझा जा रहा था। और फिर सामने आर्यन था। उसने तो वैसे भी कुछ नहीं सुनना था। उसे तो आज मौका मिला था अपना बदला उतारने का। माया ने सोचते हुए दर्द से आंखें मीचकर खोलीं और अपने गालों पर आते आंसुओं को पोंछ लिया। चलो लड़की, सर बुला रहे हैं अंदर। लेडी कांस्टेबल ने उसे कड़े शब्दों में पुकारा तो वो कांपते हुए अंदर की ओर बढ़ी। आर्यन चौहान अपनी टेबल पर तिरछा होकर बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। ठीक है, बात कर लूँगा मैं खुद, तुम जाओ। वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से कहकर अंदर आने वाली लड़की को देखने लगा। उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े हुए थे। आर्यन ने सीने पर हाथ बांधे उसे सिर से पांव तक देखा। कब से हिस्सा हो इस गैंग का? उसके सवाल पर माया ने सिर उठाकर उसे शिकवा भरे अंदाज में देखा। अब उसका गाल लाल से नीला पड़ चुका था। उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। जब आपको मेरी बात ही नहीं सुननी, मेरी बात का यकीन ही नहीं करना, तो मैं क्यों आपको कुछ भी बताऊं? आंखों में आती नमी को जबरदस्ती पीछे धकेलते हुए उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की थी, जबकि उसकी इस अंदाज पर आर्यन गुस्से से झुंझला गया था। जो पूछा है उसका जवाब दो। अब की बार आर्यन गुस्से से खड़ा हो गया तो माया एक कदम पीछे हट गई और इनकार में सर हिलाया। तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? लगता है एफआईआर काटनी पड़ेगी तुम्हारी। वो वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ा। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। वो अचानक उसके बाजू को थामते हुए बोली। आर्यन ने एक नज़र अपने बाजू पर रखे उसके हाथों की तरफ देखा और दूसरी कड़ी नज़र माया पर डाली। माया ने जैसे करंट लगने जैसे अंदाज में अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तो वहाँ क्या किसी सत्संग में शामिल होने गई थी या फिर भजन सुनने गई थी वहाँ पर? आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। नहीं, आप प्लीज़ पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गई थी और ना ही मैं ये जानती हूँ कि वहाँ क्या होता है। मुझे तो किडनैप कर लिया गया था और वहाँ होटल में पहुँचा दिया गया था। वो आंसू पोंछते हुए बोली। आर्यन तंज भरे अंदाज में जोर से हंसा। तुमने कहा और मैंने मान लिया? हाँ, जबकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। मैं सच कह रही हूँ आर्यन। आर्यन नहीं, डीएसपी आर्यन चौहान। उसने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी। अब वो अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था। उसके अंदाज से माया को तुरंत समझ आ गया कि वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा और उसके खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। अपने घर वालों का नंबर बताओ, कॉल करके उन्हें यहाँ पर बुलाओ ताकि उन्हें भी पता चले कि उनकी बेटी क्या गुल खिला रही है। उसने बहुत तंज भरे अंदाज में कहा। नहीं प्लीज़, ऐसा मत कीजिए। मेरी माँ, मैं आपको बता रही हूँ, इस सब में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने मुझे किडनैप किया था और मैं तो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। कितने में आप लोग? वो फिर से सफाई देने लगी। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, इसलिए बेहतर है कि चुपचाप अपने घर वालों का नंबर दो, वरना जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दूंगा। आर्यन संजीदगी से बोला। इस पर माया के पास अपनी माँ का नंबर देने के सिवा कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि उसका बैग और मोबाइल पुलिस की हिरासत में था। सर, इस लड़की का बैग। लेडी कांस्टेबल ने अंदर आते हुए माया का बैग और मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया। जब तक तुम्हारे घर वाले आते हैं वहाँ जाकर बैठ जाओ। आर्यन ने सामने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वो चुपचाप वहाँ जाकर बैठ गई, जबकि आर्यन बाहर जाकर सबकी डिटेल्स फाइनल कर रहा था। ज़्यादातर उनमें से प्रोफेशनल लड़कियां थीं जो वहीं इसी काम के लिए आती थीं। कुछ मजबूरी में ये काम कर रही थीं और उनमें से सिर्फ 2 ऐसी थीं जो रो रही थीं और कह रही थीं कि उन्हें किडनैप किया गया है। उनकी हालत भी तरस खाने के लायक थी, जैसे उनके साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। सिर्फ उन दोनों के माँ बाप को बुलवाकर चेतावनी देकर तमाम डिटेल्स लेकर छोड़ने को कहा गया था, जबकि बाकी सबको हवालात में बंद कर दिया गया था। लड़कों को तो अच्छी खासी रिमांड में लिया गया था। उन सबसे निपटकर जब वो अंदर की तरफ आया तो वो उसी बेंच पर बैठी दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए थी। उसके गाल की सूजन देखकर उसका दिल
बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। इस गाल को कभी उसने उंगली से भी नहीं छुआ था और उस लेडी कांस्टेबल ने उसे इतनी जोर का थप्पड़ मार दिया था। उसके करीब जाते ही वो उसके गाल को देखने लगा। बेख्तियार उसकी निगाहें उसके गाल से उसके गले तक उतर आई थीं और फिर उसकी गहराइयों को निहारने लगीं। उसका दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। अपने होठों पर जुबान फेरते हुए उसने उन्हें तर किया और अपनी निगाहों का रुख बदल लिया। तभी माया ने आंखें खोली और फौरन सीधी होकर बैठ गई। अपने सिर पर दुपट्टा लिया और उसे सरका कर अपने चेहरे को छुपा लिया। आर्यन ने होटल के सब सीसीटीवी कैमरों को अपनी हिरासत में ले लिया था। जिस कमरे में माया मिली थी उस कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग उसने अकेले में देखी थी। जब उसने ये रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे एक सुकून सा उसके दिल में उतर गया, क्योंकि उसमें माया सच्ची निकली थी। वो वाकई उस इंसान से अपनी जान बचाकर वहां से भाग रही थी। अब ऐसे में उसे सजा देना उसके साथ जुल्म करना था। आर्यन एक गहरी सांस भरते हुए टेबल पर कोहनी टिकाकर उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। इधर आओ मेरे पास, आर्यन ने गहरी निगाहों से देखते हुए उसे ऑर्डर दिया, जबकि वो डरती हुई धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास आई और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। थोड़ा और करीब आओ। अपने और माया के बीच की दूरी को देखते हुए आर्यन ने उसे दूसरा ऑर्डर दिया। उसके अंदाज अब कुछ बदले बदले से लग रहे थे। हालांकि अब से कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो माया को कच्चा ही चबा जाएगा। माया घबराते हुए अपने होठों को बुरी तरह कुचलती उसके पास आते आते 2 इंच के फासले पर आकर खड़ी हुई थी कि आर्यन ने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। वो अचानक इस आफत पर बुरी तरह से घबरा गई थी। आर्यन ने उसकी कमर के आसपास हाथ डालकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। वो बुरी तरह से सिहर गई। उसके हाथों की सरसराहट महसूस करते ही माया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन, वो हल्के से पलटी और उसे बेबसी से पुकार उठी। 3 साल 7 महीने 12 दिन 6 घंटे 37 मिनट। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखते हुए कहा, और 20 सेकंड। तुमने जो मुझसे दूरी बनाई है, उस जुर्म की सजा, उस जुर्म का हिसाब कौन देगा? आर्यन गंभीर शब्दों में बोलता हुआ अब माया को बहुत कुछ याद दिला रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे में ही जमी हुई थीं, लेकिन एक की आंखों में गुस्सा, शिकवा और जुनून था तो दूसरे की आंखों में दर्द उभर रहा था। आर्यन, मुझे जाना है, प्लीज जाने दो, वो आंसू रोकते हुए बोली। तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक आता है माया, मैं तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दूंगा, सुना तुमने? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए फैसले भरे अंदाज में कहा, जिस पर माया की आंखों में आंसू भर आए। छोड़िए मुझे, आपको कोई हक नहीं मुझे छूने का, वो एकदम पागलपन भरे अंदाज में चिल्लाई। हक नहीं मेरा तुम पर, भूल गई हो तो याद दिला दूं, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे धोखा देकर चली गई थी तुम। इस बात की सजा दिए बिना तुम्हें कैसे छोड़ दूं? शादी याद है आपको, लेकिन तलाक याद नहीं। वो अंदर ही अंदर टूट गई थी, लेकिन सामने वाले को दिखाने के लिए अपने चेहरे पर संजीदगी सजाकर बोली, तलाक सिर्फ एक केस था, तलाक हुआ तो नहीं था ना ही केस तुम जीती थी और ना हमारे बीच का रिश्ता ख़त्म हुआ था। इसीलिए अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी इतनी लंबी चौड़ी बात पर वो इस बात माया धीरे से मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको उस गैंग का हिस्सा लग रही थी, आप मेरे साथ मुजरिमों वाला सलूक कर रहे थे, और अब अचानक आपको हमारा रिश्ता भी याद आ गया। धीरे से मुस्कुराते वो तंज भरे अंदाज में उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मुझे बार बार बातें दोहराने की आदत नहीं है। तुम मुझसे मरकर भी अलग नहीं हो सकती। मरने के बाद तुम्हारी चिता को अग्नि भी मैं ही दूंगा और तुम्हारी अस्थियां भी मैं ही गंगा में बहाऊंगा, समझी तुम? इस बार वो झटके से उठकर खड़ा हुआ और उसे भी उठा लिया। फिर उसे साथ लेकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और पुलिस जीप की बजाय उसे अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी को पुलिस स्टेशन से निकालकर उसने मेन रोड पर डाल दिया। माया जो अब तक खामोश थी, उसे लगा कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा, लेकिन गाड़ी को किसी दूसरी तरफ जाते देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। आर्यन, हम कहाँ जा रहे हैं? वो सच में बुरी तरह घबरा गई थी। अंधेरा देखकर उसे अपनी माँ, बहन और अपने बाप की याद आ रही थी। भले उसका बाप सौतेला था, लेकिन बाप तो था। इतनी देर घर से बिना बताए वो गायब रही थी तो उन लोगों को उसकी फिक्र जरूर हुई होगी। क्या उन्हें पता चल गया होगा कि वो किडनैप हो गई थी? मेरे घर, हमारे घर, वो एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला। उसकी बात सुनते ही माया ने गहरी सांस ली। प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो गुस्से से बिखरते शब्दों में बोली। अभी तक मैंने कुछ किया ही तो नहीं है, अगर शादी के बाद कुछ कर लिया होता तो आज तुम्हारी ये जुबान इतनी न चढ़ रही होती, बल्कि घर बैठकर
तुम मेरे बच्चों को संभाल रही होती। बस यही तो गलती हुई कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और अब इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया। उसके ठंडे और कड़वे अंदाज में कही बात पर माया के चेहरे पर लालिमा बिखर गई। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। रोकी गाड़ी। उसने बिना सोचे समझे ही स्टीयरिंग पर रखे उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया और स्टीयरिंग मोड़ दी, जिससे गाड़ी बुरी तरह रोड पर असंतुलित हो गई। दोनों घबरा गए। आर्यन ने मुश्किल से गाड़ी को वापस अपने कंट्रोल में किया और झटके से एक तरफ गाड़ी रोक दी। ये तो भगवान की कृपा थी कि सड़क पर ट्रैफिक नहीं था और उन दोनों को कोई चोट नहीं आई थी, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? अभी एक्सीडेंट हो जाता। प्लीज़ प्लीज़, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, वो इस बार रोते हुए बोली। एक बार जो कह दिया वही होगा। इतने समय तक तुम आँख में चौली का खेल खेलते हुए गायब रही थी। अब जब मिल गई हो तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज नहीं। जान से मार दूंगा लेकिन छोड़ूंगा कभी नहीं। आर्यन गुस्से से चिल्लाया तो वो सिहर कर गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगी। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक बार, दो बार, तीन बार लगातार, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। रुको, मैं चेक करके आता हूँ। जब गाड़ी स्टार्ट न हुई तो वो उसे बंद करके नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट उठाकर उसे चेक करने लगा। माया को यही मौका ठीक लगा यहाँ से भागने का। उसने नज़र बचाकर देखा। वो गाड़ी के बोनट पर झुका हुआ था और उसकी तरफ से बिल्कुल बेखबर लग रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और दबे कदमों गाड़ी से नीचे उतर आई। दूसरी तरफ दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आर्यन बुरी तरह चौंका। वो गाड़ी को चेक कर रहा था लेकिन उसकी आंखें और कान लगातार माया की तरफ ही लगे हुए थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आर्यन ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए और गाड़ी का बोनट जोर से बंद कर दिया। तेज आवाज़ से बोनट बंद होने की आवाज़ पर माया पलटकर उसे देखने लगी, जो खूंखार नज़रों से उसे ही घूर रहा था। माया का दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। उसकी नज़रों से डर झलकते हुए माया उल्टे कदम पीछे भागी थी। आर्यन ने दांत भींचते हुए गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाली और उसके पैरों के पास एक फायर कर दिया। माया चीखते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर वहीं थम गई। आर्यन ने 2 ही मिनट में फासला तय किया और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो उस वक्त बुरी तरह कांप रही थी। कहाँ जा रही थी? क्या हुआ? भाग रही थी ना? तो भागो। उसने पिस्तौल उसकी कनपट्टी पर रख दी। जबकि माया ने डरकर अपनी सांसें तक रोक ली थीं। वो आज भी उससे डरती थी और उसका यूं डर जाना आर्यन को बुरी तरह गुस्से में डाल देता था। वो उससे इतनी मोहब्बत करता था और वो थी कि उससे मोहब्बत करने की बजाय उससे डरती थी। उसने उसके बाजू को गुस्से से पकड़ा और वापस गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ा। इस बार उसने जोर से फ्रंट सीट पर पटक दिया। गाड़ी अब चौहान हवेली की तरफ बढ़ रही थी। वो लगातार सिसकियां भर रही थी कि तभी आर्यन ने गाड़ी चौहान हवेली के अंदर दाखिल की। हवेली देखते ही माया के दिमाग में सारी पुरानी यादें फिर से चक्कर काटने लगीं। इस हवेली में वो सिर्फ एक बार ही आई थी, वो भी आर्यन से शादी से पहले। शादी के बाद बात विदाई तक पहुंची ही नहीं थी और जो हालात बने थे उनकी बात विदाई की बजाय माया ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उस पर आर्यन चौहान पागल हो उठा था और उसका पीछा करने लगा। उससे बचने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ इस शहर से ही गायब हो गई थी और आज लगभग 3 साल के बाद वो दोनों फिर से आमने सामने खड़े थे। और इस बार आर्यन उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं था। उतरो गाड़ी से, आर्यन ने उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए आदेश भरे अंदाज में कहा। वो चुपचाप गाड़ी से नीचे उतर आई। वो जानती थी कि सामने खड़ा इंसान इतना जिद्दी है कि जब तक वो उसका विरोध करती रहेगी तब तक वो गुस्सा करता रहेगा। अगर उसकी हर बात वो खामोशी से मान ले तो शायद वो यहाँ से आसानी से निकल सकती थी। वो आर्यन चौहान की रग रग से वाकिफ थी। आर्यन ने उसका दुपट्टा ठीक से उसके सिर पर डाल दिया, जिससे कि उसके गाल पर पड़े 5 उंगलियों के निशान छिप गए। फिर उसने उसका हाथ मजबूती से थामा और उसे लेकर हवेली के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही आराधना जी नजर आई। वो इस वक्त अपने पूरे रौब और जलजले के साथ खड़ी हुई थीं। आर्यन के साथ आने वाली लड़की को देखते ही उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो लड़की एक बार फिर से आर्यन की जिंदगी में दाखिल हो गई है। वहीं रुक जाओ, आराधना जी ने ऊंची आवाज में ललकारा तो आर्यन के कदम वहीं थम गए। 2 कदम पीछे खड़ी माया ने सहमी हुई निगाहों से आराधना जी को देखा। ये लड़की यहाँ कैसे आ सकती है? वापस क्यों लेकर आए हो इसे यहाँ? आराधना जी आर्यन के हाथों में उसकी कलाई थामे देखकर गुस्से के मारे जल उठी थीं। मामा, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, ये अभी भी मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। पत्नी वहीं रहती है
जहां उसका पति रहता है। तुम जानते भी हो आर्यन, ये तुम्हें धोखा देकर भाग गई थी। ये तुमसे तलाक चाहती थी और तुम इसे उठाकर वापस हवेली ले आए। कैसे मर्द हो तुम? क्या गैरत नहीं तुम्हारे अंदर? मुझे तो लगा था कि तुम इसे गोली से मार डालोगे, लेकिन तुम इसे फिर से हवेली में ले आए। मामा बस बहुत हो गया। माया मेरी बीवी है, मेरे नाम से जुड़ी है, इसके लिए मैं कुछ भी गलत नहीं सुनूंगा। और रही बात ये कि ये मुझे धोखा देकर गई थी, तो ये मेरे और इसके आपस का मामला है। मैं नहीं चाहता कि आप या कोई भी बीच में दखलंदाजी करे। अपनी बात कहते हुए वो माया का हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। तुम गलत कर रहे हो आर्यन, ये लड़की फिर से तुम्हें धोखा देकर चली जाएगी। मत मानो तुम मेरी बात, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, ये लड़की तुम्हारी सगी कभी नहीं बनेगी। आराधना जी के जहर भरे शब्द तीर बनकर आर्यन के दिल के पार हो रहे थे। वो उनकी इस बात का जवाब नहीं दे सका और खामोशी से माया का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसकी माँ गुस्से से बल खाती रह गई। सरला, पुष्पा, वो सब नौकरानियों को गुस्से से आवाज़ें देने लगीं। 2 मिनट में ही सब वहाँ पर इकट्ठी हो गई थीं और वो उन्हें ज़रूरी बातें समझाने लगीं। फिर वो सुरेंद्र को फ़ोन करके पता करने लगीं ताकि उन्हें पता लगे कि आर्यन चौहान की ज़िंदगी में माया कैसे वापस आई। सब जगह पता कर लिया है, कहीं भी माया नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई है तुम्हारी बेटी। हरीश साहब ने घर वापस आते हुए कोमल जी को गुस्से से देखते हुए कहा, आप पुलिस स्टेशन पता करें, बेटी जात है। वो घबरा कर बोली, तुम कह रही हो कि पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊं और अपनी इज्जत की अर्थी उतारूं? मेरी भी इज्जत है यहाँ पर। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई, क्या हुआ, लेकिन आज से वो हमारे लिए मर गई है। भूल जाओ अब उसे। मनीष साहब गुस्से से जलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, जबकि कोमल जी अपने आंसू पोंछते हुए फिर से माया के नंबर पर कॉल करने लगीं, जो अभी तक बंद जा रहा था। हे भगवान, मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो उसे अपनी कृपा में रखना, उसके साथ कुछ भी बुरा ना हो। अतीत में जो जख्म और दर्द उसे मिल चुके हैं, अब उसे और कोई तकलीफ ना पहुँचे। हे मेरे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए वो शोभा के कमरे की तरफ बढ़ गई। शोभा 9 साल की बच्ची थी, जो कोमल और मनीष की सगी बेटी थी, जबकि माया कोमल के पहले पति की बेटी थी। माया ने बचपन से ही हमेशा दुख झेले थे। वो सिर्फ 10 साल की थी जब उसके पापा का देहांत हो गया था। सुरेश मामा उसकी माँ को ज़्यादा दिनों तक अपने घर नहीं रख पाए और उन्होंने उसकी माँ कोमल की दूसरी शादी कर दी। मनीष एक निकम्मा और कामचोर आदमी था, कहीं भी उसकी शादी नहीं हो रही थी। कोमल से उसकी शादी भी इसी शर्त पर हुई थी कि वो कोमल की पहली बेटी माया को भी अपने साथ रखेगा, और मनीष इस बात पर मान गया था। कोमल जी की किस्मत अच्छी थी। शादी के बाद मनीष सुधर गया था और कुछ काम धंधा भी करने लगा था, जिससे कि घर का खर्चा पानी अच्छे से चलने लगा था। माया से उसे नफरत नहीं थी, लेकिन वो उसे बेटियों वाला प्यार भी नहीं देता था। उसे माया की जात में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। माया भी धीरे धीरे मनीष से अलग सलग सी रहने लगी थी, और जब वो 18 साल की हुई तो उसने अपने कॉलेज में टॉप किया था। उसे स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा था, और ये स्कॉलरशिप और ट्रॉफी देने के लिए शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा डीएसपी आर्यन चौहान खुद उसे सम्मानित करने आया था। उस समय आर्यन की नई नई नौकरी लगी थी, और वो पहली मुलाकात थी आर्यन की ज़िंदगी पूरे तौर पर बदल कर रख चुकी थी। वो मासूम सी सुनहरी आंखों वाली लड़की पहली नज़र में ही उसे अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। उसने सीधा घर जाकर अपनी माँ से कह दिया कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से। वो जिद्दी था और घर का रौबदार लड़का। उसकी माँ अच्छे से जानती थी उसकी जिद के बारे में, इसीलिए वो माया के घर रिश्ता लेकर चली गई। लेकिन उनके घर के हालात और उनकी गरीबी को देखकर आराधना जी ने मुंह बना लिया। वो तो अपने बेटे के लिए किसी ऊंचे घराने से रिश्ता करना चाहती थी, गरीबों से तो उन्हें वैसे ही नफरत थी। वो अब दूसरे तरीके से आर्यन की ज़िंदगी से माया को निकालना चाहती थी। उन्होंने माया का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग तो लिया, लेकिन उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था ये वही जानती थी। जबकि आर्यन खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी के सपने माया के साथ सजाने लगा था। माया को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके लिए इतने अच्छे घराने से रिश्ता आ सकता है। हालांकि वो और पढ़ना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। शादी से पहले एक बार वो उसे अपने घर भी लेकर आया था, अपना घर दिखाने। इतना बड़ा महल जैसा घर देखकर वो बस देखती रह गई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और शादी का दिन भी आ पहुंचा। तभी उसे एक ऐसी खबर मिली कि माया की पूरी दुनिया बिखर कर रह गई। शादी होने में अभी कुछ ही समय बाकी था कि उसकी बहन शोभा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। वो उसे लेकर हॉस्पिटल भागी।
डॉक्टरों की बात सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह टूटकर बिखर गई थी। उसकी माँ के नंबर पर आराधना जी का बार बार कॉल आ रहा था। ये कॉल वो अपने मकसद के लिए कर रही थी, उन्हें धमकाने के लिए कि तुम लोग ये शहर छोड़कर चले जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन आराधना जी नहीं जानती थी कि उस वक्त किस्मत उन्हीं के साथ खड़ी थी और उनका रास्ता खुद ही साफ हो चुका था। माँ के हाथों से फ़ोन लेते हुए माया ने घुट्टी घुट्टी आवाज़ में हेलो कहा था। देखो लड़की, खैरियत इसी में है कि तुम इस शादी से भाग जाओ अपने पूरे परिवार के साथ, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को ऐसे गायब कर दूंगी कि तुम्हारा नामो निशान भी नहीं मिलेगा। 30 लाख रुपये जमा करा दो, तभी तुम्हारी बहन की जान बच सकती है। ये शब्द थे जो डॉक्टर ने उसे कहे थे। मैं आपके बेटे की ज़िंदगी से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। आराधना जी एक तंज भरी हंसी हंसी थी। आ गई ना अपनी औकात पर, मुझे पहले ही पता था। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? 30 लाख रुपये, बस इतनी सी रकम? तुम 30 करोड़ भी मांगती, वो भी मैं तुम्हारे मुंह पर दे मारती। माया अपनी बहन को अस्पताल से लेकर घर आ चुकी थी। अपना सामान समेटकर वो घर से निकलने ही वाली थी, लेकिन आर्यन जो लगातार उसके नंबर पर कॉल कर रहा था और वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। आर्यन उसके घर पहुंच चुका था। उसे ऐसे घरेलू हुलिये में घूमता देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गया। आज हमारी शादी है माया, और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वो बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। अच्छा बाबा, परेशान मत हो, तुम जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। मैं मम्मा को बोलता हूँ कि वो बारात लेकर निकले। और यहाँ माया बेबस हो गई। जब तक शादी नहीं हो गई थी उसने आराधना जी की नज़रों को खुद पर चुभता हुआ महसूस किया था। शादी होते ही वो आराधना जी के पास आई थी। आप चिंता मत करें, मैं कोर्ट के जरिए आर्यन से तलाक ले लूँगी, लेकिन प्लीज़ आप अपने वादे पर कायम रहना। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है अपनी बहन के इलाज के लिए। और इससे पहले कि आर्यन की ज़िंदगी आबाद होती, उसके सपनों में रंग भरते, माया उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई। आर्यन पागल हो उठा था जब उसने कोर्ट के जरिए तलाक का नोटिस आर्यन को भेजा था। वो गुस्से से चीख उठा, माया छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो गुस्से में उसके घर पहुंच गया था और उसके जुनून और गुस्से से डरकर वो अपनी फैमिली को लेकर इस शहर से हमेशा के लिए गायब हो गई। और पीछे रह गया आर्यन, जो दिन रात उसकी याद में तड़पता रहता था। शोभा भले उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन इसके बावजूद माया उससे बेहद मोहब्बत करती थी। शोभा भी अपनी बहन को बहुत चाहती थी, और आज उसकी सालगिरह के दिन वो अचानक गायब हो गई थी। माँ, मेरी सालगिरह का दिन कितना अशुभ है ना, मेरी वजह से मेरी दीदी कहीं चली गई हैं। शोभा बुरी तरह रो रही थी और कोमल जी उसे सीने से लगाकर खुद भी काफ़ी देर तक रोती रहीं। ऐसा मत कहो मेरी जान, कोई भी अशुभ नहीं होता। बस भगवान से अपनी दीदी के लिए प्रार्थना करो कि वो जहाँ भी हो ठीक हो और जल्दी हमारे पास वापस आ जाए। आर्यन उसे कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो सहमकर पीछे हट गई। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी आर्यन, प्लीज़ मारना मत। वो अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में फिर से डर झलकने लगा था। आर्यन ने उसे झटके से खींचकर अपने सीने से लगा लिया। एक सुकून की लहर उसके पूरे सीने में उतर गई। उसने आंखें बंद कर लीं और उसे अपने वजूद में मजबूती से समेट लिया। माया को लगा उसकी सांसें ही रुक जाएंगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आर्यन को झटक सके। वो जिद्दी था और माया उसके गुस्से और जिद से डरती थी। आज तक कभी तुम पर हाथ उठाया है मैंने? उसने उसे अपने सामने करके पूछा। तो माया ने गर्दन नामे हिलाते हुए उसकी काली आंखों में देखा। फिर क्यों लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें मारूंगा, तुम पर हाथ उठाऊंगा? वो धीमे से बोली, मैं आपको छोड़कर चली गई थी ना, इसीलिए। आपकी माँ ने भी कहा था। तो मुझे लगा कि आप, वो डरते डरते शब्दों में बोली, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो किसी की भी बातों में आ जाऊँ। एक 30 साल का मैच्योर पुलिस ऑफिसर हूँ। यहाँ मेरे पास। वो उसे लेकर बिस्तर पर बैठा और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर उसकी तरफ आया। उसके गाल पर अपने अंगूठे से जरा सा छुआ तो माया का दिल धक से रह गया। बॉक्स में से क्रीम निकालकर वो उसके चेहरे पर धीरे धीरे लगाने लगा। वो अपना गाल पीछे हटा गई तो आर्यन ने हल्की सी फूंक मारते हुए उसके गाल को बहुत धीरे और नरमी से छुआ। ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो जैसे उसे तसल्ली दे रहा था, या फिर शायद खुद को माया समझ न सकी। आप मुझसे नाराज़ नहीं है? वो हैरानगी से पूछ रही थी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। बिना एक शब्द जवाब दिए वो उठकर खड़ा हुआ। नहीं। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए? वो भी उठकर तड़पते हुए बोली। जब जब वो नरम पड़ता था माया की जुबान चलने लगती थी।
क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। बॉक्स की तरफ बढ़ाते हुए वो फिर से सख्त शब्दों में बोला था। तो ख़त्म कर दो ये रिश्ता, वो नजरें चुराते हुए बोली। उसके जवाब पर माया की आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो माया, पूरे 3 साल का गुस्सा भरा है मेरे अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि आज रात ही तुमसे सारे हक वसूल कर लूं और अपना गुस्सा तुम्हारे नाजुक वजूद पर उतार दूं और तुम सारी जिंदगी दोबारा अलग होने के बारे में सोचना भी भूल जाओ। वो ठंडे शब्दों में बोला तो माया तुरंत चुप हो गई। मैं तो आज आपको एक गंदी जगह से मिली हूँ, फिर आप मुझसे क्यों रिश्ता रखना चाहते हैं? आपकी नज़र में तो मैं एक कॉल गर्ल हूँ। माया। आर्यन ने हाथ उठाया लेकिन फिर खुद को रोक लिया और उसका हाथ हवा में ही रह गया जो कि माया को थप्पड़ मारने के लिए उठा था। माया ने हैरानी से दंग होकर उसे देखा। तुम अपने लिए इतने गंदे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? वो सख्त और ऊंची आवाज में चिल्लाया। दरवाजे से कान लगाकर खड़ी मेघना ने ये सारे शब्द सुन लिए। मोबाइल कान से लगाए वो धीरे से बोली, हाँ आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया था, वो दोनों ही लड़ रहे हैं। वो धीरे से बोलते हुए आराधना जी को खबर दे रही थी। वहीं रुको और मुझे पल पल की खबर चाहिए। ये सुनकर आराधना जी के माथे पर बल पड़ गए थे। मैं दोबारा उस लड़की को आर्यन की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी, वो दांत पीसते हुए सोच रही थी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वो हिचकियां लेते हुए बोली, हाँ उठाया, लेकिन मारा नहीं। लेकिन अगर आइंदा अपने लिए कोई भी ऐसा गंदा शब्द इस्तेमाल किया तो ना तो ये हाथ उठाऊंगा और ना तुम्हें मारूंगा, लेकिन तुम्हारी जान अपने हाथों से जरूर खींच लूंगा। वो उसके गले पर हाथ रखते हुए जरा सा दबाव बढ़ाकर बोला, आप ही ने खुद मुझसे कहा था, मेरी बात का यकीन भी नहीं किया था। वो सिसकते हुए बोली, पागलपन की बातें मत करो माया, अगर तुम पर शक होता तो वहीं जिंदा जमीन में गाड़ कर आ जाता। वो ना चाहते हुए भी उसे सफाई दे रहा था। आपने मुझे पुश किया था, धक्का दिया था आपने मुझे, वो भरे गले से कह रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे पता है यार। वो बिस्तर पर बैठते हुए अपनी रिस्ट वॉच उतारने लगा। आपके उस कांस्टेबल ने मुझे मारा था। उसने अपना गाल लाल आगे करते हुए उस पर उंगली रखी। आपने वहाँ भी मेरी बात नहीं मानी। वो आंसू पोंछते हुए अपने दिल का दर्द उससे बांट रही थी। आपको पता है मुझे कितनी जोर से लगा था? मुझे चक्कर आ गया था, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, और फिर भी आपने उस लेडी कांस्टेबल को कुछ नहीं कहा था। वो बड़ी मासूमियत से उससे शिकायत कर रही थी। उसकी शिकायतें सुनकर वो एक पल को आर्यन का हाथ रुक गया। वो छोटी छोटी बातों को भी महसूस कर रही थी। उसे अंदाजा नहीं था। मैंने उसके किए की सज़ा उसे दे दी है। अब वो तुम पर तो क्या किसी पर भी हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगी। और दूसरी बात, वो उठकर उसके पास आया और उसकी कमर के पीछे बाहें डाल दी। अगर तुम्हारे सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो गया हो तो आगे की बात करें। उसके हाथों की मजबूत पकड़ अपनी कमर के आसपास महसूस करते हुए वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। क्या यही कि मुझे मेरा हक चाहिए आज की रात, बल्कि आज अभी इसी वक्त? वो उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए बोला। एक पल के लिए माया जैसे पत्थर बन गई। आप? मैं? वो बोल ही नहीं पा रही थी। मुझे बकरी की तरह मिमियाती नज़र मत आना। सुहागरात के ये पल जिनमें मुझे तुम्हारा पूरा पूरा साथ चाहिए माया। वो उसके करीब होते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रख गया। आर्यन? वो तड़प उठी। बोलो आर्यन की जान। वो उसके कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद किए बैठ गया। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सिर्फ शादी हुई है और किन हालातों में हुई है आप जानते हैं। और फिर उसके बाद हमारी विदाई भी नहीं हो पाई थी। सिर्फ शादी तक ही बात। वो घबरा कर बोली, तो क्या हुआ? सबसे बड़ी बात शादी होना होता है। तो शादी हो गई थी ना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता बन जाएगा तो उसे ही विदाई समझ लो माया मैडम। उसने उसके दुपट्टे की तरफ खींच कर रख दिया था और माया के होश उड़ चुके थे। आप सच में? उसने घबराकर पीछे हटना चाहा। क्यों, क्या हुआ? वो उसके चेहरे को नरमी से छूते हुए बोला, वो मुझे बाथरूम जाना है। खुद को बचाने का और कोई तरीका नहीं मिला तो उसने यही कह दिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैं शावर ले लूँ फिर चले जाना। इतना कहकर वो खुद बाथरूम में जाकर घुस गया। उसके जाते ही माया ने गहरी सांस भरी। उसने इधर उधर देखा। ना तो उसे अपना मोबाइल दिखाई दे रहा था और ना ही अपना बैग, जबकि वो जानती थी पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त सारी चीज़ें आर्यन के पास थीं। अब वो अपने घर वालों से कैसे बात करे? अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो तुरंत खड़ी हुई और आर्यन का मोबाइल ढूंढने लगी, जो कि ड्रेसिंग टेबल पर रखा दिखाई दे गया। माया के चेहरे पर मुस्कान सज गई। हे भगवान, बस पासवर्ड न लगा हो। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए मोबाइल उठाने लगी। सच में उस पर पासवर्ड नहीं लगा था। वो धड़कते दिल से कोमल जी का नंबर डायल कर गई। उसने पलटकर एक नज़र बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा। दूसरी तरफ कोमल जी भगवान के चरणों में बैठी
लगातार रोते हुए माया के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। लगातार बजते मोबाइल को देखकर वो फौरन से आगे बढ़ी थी और मोबाइल उठा लिया। माया की आवाज़ सुनते ही कोमल जी में जैसे जान लौट आई। माया, मेरी जान, मेरी बच्ची, कहाँ हो तुम? वो रोते हुए पूछ रही थी। मम्मा, वो खुद भी रो रही थी। मम्मा, वो आर्यन। माया के सिर्फ आर्यन का नाम लेने की देर थी और कोमल जी को सब कुछ समझ आ गया। माया, तुम आर्यन के साथ हो? उन्होंने घबराकर पूछा। मम्मा, मेरी बात गौर से सुनिए। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं यहाँ से भाग निकलूंगी। आप बस अपना और शोभा का ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना। वो रोने की वजह से अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। माया, मेरी बच्ची, अगर आर्यन को सच्चाई का पता चल गया तो तुम जानती हो ना, एक कयामत आ जाएगी। कोमल जी बुरी तरह घबरा गई थी। मामा, मामा, हमें वापस इस शहर में नहीं आना चाहिए था। वो रोते हुए बोलती जा रही थी। हल्की हल्की बातों की आवाज़ सुनकर आर्यन बाथरोब पहने बाहर आ गया था। माया अपनी बातों में इस कदर मगन थी कि उसे आर्यन के आने का पता ही न चला। बेटा माया, मेरी जान, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोमल जी बेबसी से बोली। कुछ भी नहीं मामा, बस मैं सब संभाल लूंगी। आप अपना और शोभा का ख्याल रखना। और मामा, शोभा को मेरी तरफ से बर्थडे विश। कहते कहते वो रो पड़ी। तभी धीरे से मोबाइल उसके हाथ से लेते हुए आर्यन ने उसे खाली निगाहों से देखा। अपने सामने आर्यन को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ कदम दूर जाकर खड़ी हो गई। आर्यन ने मोबाइल पर डायल नंबर देखा और वो नंबर अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त को फॉरवर्ड कर दिया ताकि उसकी लोकेशन पता कर सके। उसने मोबाइल साइड टेबल पर रख दिया और माया की तरफ देखा। वो 2 कदम उसके करीब आया। कॉल करनी थी तो पूछकर कर सकती थी, लेकिन तुम हमेशा मेरा विश्वास तोड़ देती हो। वो बहुत दुखी हो गया था। माया कुछ पल चुप रही। वो अंदाजा लगा रही थी कि आर्यन ने उसकी कितनी बातें सुन ली हैं। अचानक वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लाया। मुझे अब अगर तुमने धोखा दिया माया, तो याद रखना, इस बार तुम्हारी जान अपने हाथों से लूँगा। वो घुरघुराती ठंडी आवाज़ में बोला। आर्यन, नहीं दूंगी धोखा, सच में, वो झट से बोली। वो उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी गहरी सुनहरी आंखें देखकर वो अजीब अंदाज में हंस दिया। तुम जानती हो माया, सुनहरी आंखें बेवफाई की निशानी होती हैं। वो उसे छोड़कर पीछे हट गया और अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकालने लगा। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तुम्हारी आंखें साफ कहती हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला कि तुम बेवफाई करोगी। आर्यन चौहान को जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तुम ही दोगी। वो उसकी बात पर दम साधे खड़ी उसे देख रही थी। जाओ ना। अचानक उसने बात बदल दी। कहाँ? वो बेध्यानी में आकर पूछ बैठी। तुमने बाथरूम जाना था ना? माया ने फौरन सिर हिलाया और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। उसने जल्दी से अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आर्यन कमरे में लगातार लैंप को ऑन ऑफ करता रहा। माया को बाथरूम में गए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था और अब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। वो बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर आ गया। सामने ही वो बाथ टब में लेटी हुई थी। उसकी गर्दन पीछे की तरफ गिरी हुई थी और आंखें नीचे को झुकी हुई थी। वो कपड़ों के साथ बाथ टब में लेटी हुई थी। माया, वो उसे पुकार बैठा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माया, उसने फिर से पुकारा, लेकिन इस बार भी खामोशी थी। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसका कंधा पकड़कर हिलाया। वो बेसुध हालत में बाथटब के पानी में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी सांसें रुकने से पहले ही आर्यन ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। उसने गहरी सांस ली, लेकिन अगले ही पल वो आर्यन के सीने पर गिरकर फिर से बेहोश हो गई। वो उसे अपनी बाहों में भरकर रूफ शावर के नीचे ले आया। लाइट्स ऑफ कर दी और कम रोशनी वाले बल्ब की हल्की रोशनी में उसे अपने साथ लगाए खड़ा रहा। वो अभी तक होश में नहीं आ रही थी। कुछ तो गलत हुआ था। आर्यन ने बाथरूम के आसपास हर जगह नज़र दौड़ाई तो उसे कोने में वो चीज़ दिखाई दी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वो सफ़ेद रंग की गोलियां थीं। आर्यन ने चेक किया तो उसमें से 2 गोलियां गायब थीं। मतलब उसने 2 गोलियां खाली थीं। ओ माय गॉड! माया, आंखें खोलो। वो घबराकर उसके चेहरे पर पानी गिराते हुए उसे पुकारने लगा। माया! वो उसे बार बार पुकार रहा था, लेकिन वो आंखें बंद किए हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने अपने गुलाबी होंठ आर्यन के होंठों पर रख दिए। उसके इस स्पर्श पर आर्यन अपनी जगह पर जैसे दम साध गया, अपनी सांसें तक रोक गया। वो धीरे धीरे अपने होंठ उसके होंठों से छुआ रही थी। आर्यन के अंदर दबे हुए जज्बात धीरे धीरे जागने लगे। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। वो अब तक अपना हक उसे नहीं ले पाया था और वजह थी उसका इनकार।
जब तक वो खुद अपनी मर्जी से आर्यन के हवाले नहीं होती तब तक वो कभी उस पर अपना हक नहीं जताएगा। ये वादा उसने खुद से किया था। आज नशे की गोलियां खाकर वो खुद आर्यन के करीब आकर उसे आजमाइश में डाल रही थी। माया के होंठ अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। आर्यन ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वो जो करना चाह रही थी वो उसे करने दे रहा था। उसका दिया हुआ हर स्पर्श आर्यन को सुकून दे रहा था। अपने नरम स्पर्श की बारिश में वो आर्यन को भी अपने साथ बहा रही थी। वो लगातार उसके करीब से करीब आती जा रही थी। तभी उसका संतुलन बिगड़ने लगा। आर्यन ने तुरंत उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचा लिया। उसका नरम बदन अपने सीने से लगाकर उसने पल भर में उसे संभाल लिया। अगले ही पल उसने शावर का नल बंद किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। वो उसे बिस्तर पर लिटा गया। उसके हसीन वजूद से नजरें चुराते हुए उसने उसे अच्छी तरह से कंबल उड़ा दिया। फिर उसके माथे पर हल्के से होंठ रखकर वो पीछे हटने ही लगा था, तभी उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्यन। वो नशे की हालत में भी उसका नाम पुकार रही थी। आर्यन को हैरत का एक जोरदार झटका लगा। बोलो आर्यन की जान, मेरा शरीर क्यों टूट रहा है? मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? प्लीज़ मेरे करीब आओ। वो उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आई। आधी खुली लाल सी सुनहरी आंखों से वो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कैसे पास आ जाऊं? तुम होश में नहीं हो। क्यों ली थी वो गोलियां? वो धीरे से उससे सवाल करने लगा। माया ने माथे पर बल डालते हुए कहा, आपकी खातिर, ताकि आपको नाराज न कर सकूं। प्लीज़ अब पीछे मत हटना। वो उसके ऊपर झुक चुकी थी। तुम पागल हो, पूरी पागल हो। वो झटके से उसे तकिए पर वापस लिटाकर खुद पीछे हट गया, लेकिन उसने फिर से उसे अपनी ओर खींचते हुए उसके होंठों को अपना निशाना बना लिया। इस दौरान उसका कंबल थोड़ा सा सरक गया था और आर्यन की नज़र उसकी नरम भीगी मुलायम धड़कनों पर पड़ गई थी और वो नज़र हटाना चाहता था, लेकिन मजबूत इरादों का मालिक भी उस पर खुद को संभाल न सका और आखिरकार वो बहक गया। आंखें बंद करते हुए उसने उसके बालों में हाथ उलझा लिया और उसके गुलाबी होंठों की नरमी चुराने लगा। तभी माया को अपनी सांसें रुकती महसूस हुई। उसने उसके कंधे में अपने नाखून गड़ा दिए। स्पर्श वो नशे की हालत में भी सहन नहीं कर पा रही थी। आर्यन नहीं। वो थोड़ा सा पीछे हुआ। कमरे के अंदर रखे रिमोट से उसने सारी लाइट्स बंद करते हुए उसकी नरम मक्खन गोल धड़कनों को अपनी जीभ से गीला करना शुरू कर दिया और इस मदहोश स्पर्श पर माया के होश उड़ गए। उसे एहसास था कि वो उसकी पत्नी है और आर्यन को उस पर पूरा पूरा हक है और वो जब चाहे उससे अपना हक उसके साथ अपना रिश्ता बना सकता है। 3 साल तक वो अपने इस रिश्ते के लिए खामोश रहा था। माया उसे धोखा देकर चली गई थी। इसके बावजूद उसका प्यार माया के लिए कम नहीं हुआ था, बल्कि वक्त के साथ और बढ़ता ही गया था। अब वो प्यार एक जुनून का रूप ले चुका था। माया जानती थी कि आर्यन अब उसे यहाँ से जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर वो उसे उसका हक दे देगी तो शायद वो संतुष्ट हो जाए और उस पर भरोसा करने लगे। फिर वो उसी भरोसे को तोड़कर दोबारा यहाँ से चली जाएगी और इस बार वो ऐसी जाएगी कि दोबारा वो उसे ढूंढ भी न सके। होश में रहते खुद को आर्यन के हवाले करना माया के लिए आसान नहीं था। वो उसकी जुनूनी मोहब्बत की शिद्दत सहन नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर वो गोलियां खाई थीं। आर्यन अपने जालिमाना जुनून में उसे अपने वजूद में डुबो चुका था। वो जो 3 साल बाद उसे मिली थी, ऐसे में वो खुद पर कैसे काबू रखता? अपने जज्बातों के बहाव में वो उससे अपना हक ले चुका था। माया की आंखों से आंसू गिरते हुए तकिए में खोते जा रहे थे। बड़ी शांति और सुकून है। लगता है बेटी की तेरवी भी कर दी है तुमने। मनीष साहब के भरपूर तंज पर कोमल जी एकदम से चौंक उठीं, लेकिन खामोश रहीं, कुछ भी नहीं बोली। वो लगातार भगवान को याद कर रही थी। तुम्हारी बेटी भी कमाल है, उसका कोई मुकाबला नहीं। 3 साल पहले बड़े जोश और जज्बे से उस अमीर जादे से शादी की थी और फिर उसे धोखा देकर भाग निकली। पराठा और अंडे की प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए वो तंज पर तंज कर रहे थे। कोमल जी गुस्से से उनकी तरफ मुड़ी और बोली, उसने ऐसा क्यों किया ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बेटी शोभा की वजह से। हाँ तो वो उसकी बहन है, अगर उसने थोड़ी सी कुर्बानी दे दी तो कौन सा एहसान कर दिया। वो मुंह बनाते हुए बोले, एहसान ही समझो इसे। उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी है, अपने रिश्ते को कुर्बान कर डाला, सिर्फ हमारी खातिर। वो आंखों में आंसू लिए सब बर्दाश्त करते हुए बोली, अब तुम्हारी फिर से वही रोज वाली चक चक शुरू हो गई। आराम से नाश्ता करने देती हो या नहीं? वो मुंह बिगाड़ कर बोले। कोमल जी आंसू पोंछते हुए वहां से चली गईं और किचन में आकर चाय कपों में डालने लगीं।
न जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। वो आर्यन चौहान उसे कैसी सजा दे रहा होगा। चौहान लोग तो बहुत सख्त होते हैं। कहते हैं बेवफाई करने वाली और घर छोड़कर भागने वाली औरत को जान से भी मार देते हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची को मैं तेरे हवाले करती हूँ। उसकी जान पर अपनी कृपा बनाए रखना। इधर आर्यन बेचैनी की हालत में लेटा हुआ छत को देख रहा था। रात के सारे हसीन मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था और अपने पहलू में सोए उस नाजुक वजूद पर भी, जिसने रात नशे की हालत में उसे एक ही पल में बहका दिया था। एक गुस्से भरी निगाह उस पर डालते हुए वो अपने होंठ भींच कर रह गया। उसकी लूज टी शर्ट जो कंधों से काफ़ी खुली हुई थी, उसके करवट लेकर लेटने की वजह से और भी ज़्यादा उसकी अंदर की खूबसूरती को बिखेर रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर आर्यन की आंखों में लाली छाने लगी। वो उसकी तरफ करवट लेकर उसे अपने सीने से लगा गया। कौन सा गुस्सा, कहाँ का गुस्सा, सब कुछ भूलकर वो एक बार फिर उस पर बादल बनकर छा गया कि तभी माया की आंख खुल गई। आर्यन को अपने ऊपर देखकर वो बुरी तरह घबरा गई। वो उस पर अपना स्पर्श बिखेरते हुए आंखें बंद किए हुए था। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रही हो? रात भर मेरी पनाहों में रही हो, अब क्यों पैनिक हो रही हो? वो उसके माथे पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए पूछने लगा। अब डर लग रहा है, वो एकदम साफ दिल से बोली। क्यों, क्या रात को डर नहीं लगा था? उसी के अंदाज में बोलते हुए वो उसे लाजवाब करना चाहता था। माया ने सिर ना में हिलाया। मतलब अब जब भी तुम्हारे पास आऊँगा तो तुम्हें नशे की गोलियां लेनी पड़ेंगी? वो दांत भींच कर बोला। माया ने पहले सिर हाँ में हिलाया, फिर फौरन ही ना में हिलाया। माया, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की। तुम जानती हो अगर तुम ज़्यादा गोलियां ले लेती तो क्या हो सकता था तुम्हारे साथ? सिर्फ 2 गोलियां ली थी तुमने, पूरा जिस्म तुम्हारा तप रहा था। वो गुस्से से उसे डांट रहा था। रात तुम्हारी क्या हालत हुई थी उसका सबूत ये रहा। उसने अपनी शर्ट को जरा सा हटाया। आर्यन के गर्दन पर बने दांतों के लाल निशानों को देखकर माया शर्म से लाल हो गई थी और उसी शर्म के मारे अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ गई। उसकी इस अदा पर आर्यन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। अच्छा चलो उठो, फौरन बाथ लो, उसे जल्दबाजी में बोलता हुआ वो खुद ड्रेसिंग रूम की तरफ गया था और वहां दरवाजा लॉक कर गया। माया भी उठकर बाथरूम में चली गई। शावर लेती वो आर्यन के बाथरोब पहनकर बाहर आई थी। उसके पास ड्रेस नहीं था। कबर्ड की तरफ जाते हुए वो आर्यन का ही ड्रेस निकालकर पहनने का इरादा रखती थी, लेकिन वहां पर इतने सारे लेडी ड्रेस, आंखें फाड़ फाड़ कर वो अंदर देखती रह गई। ये सब तुम्हारे लिए हैं। अपने पीछे से आर्यन की आवाज़ सुनती वो एकदम से उछल पड़ी। ये वाला पहन लो। वो एक रेड कलर की फ्रॉक निकालता हुआ उसके सामने कर गया। ये सब कब लिए? वो बुरी तरह हैरान थी। जब शादी हुई थी यार, तब से ही ले रहा हूँ। कुछ के तो शायद डिजाइन पुराने भी हो गए हैं और वो दूसरे कबर्ड में रख दिए हैं। देख लेना, अच्छे लगे तो पहन लेना, वरना जिसे मर्जी चाहे उसे दे देना। बोलते हुए शीशे के आगे आकर अपने बाल संवारने लगा। वो ड्रेस लेते ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी कि तभी रुक गई। आपने शावर नहीं लिया? दिल में आई बात जबान पर ले आई। तुमसे पूछ कर लूँगा, वो तंजिया अंदाज में बोला। तो माया ने शर्मिंदा होते सर झुका लिया। तुम सुबह उठकर कोई पूजा आरती वगैरह नहीं करती? वो उल्टा उससे सवाल पूछ रहा था। हाँ करती हूँ ना, फौरन जवाब आया। अच्छा, आज तो नहीं की? उसकी बात पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। आपकी जुनून ने इस काबिल छोड़ा था कि? वो अपनी जबान को पट्टी से उतरता देखकर फौरन अपनी जबान दांतों तले दबा गई। अगर मैंने जुनून दिखाया होता ना, तो इस वक्त तुम्हारी जबान नहीं चल रही होती और ना ही तुम खुद चलने के काबिल होती। शुक्र करो बहुत नरमी से तुम्हारी नाजुकी में समाया था, वरना जिस तरह तुमने मुझे बहकाया था, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो बेबाकी से उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सोफे की तरफ बढ़ता अपने शूज पहनने लगा। उसकी यूं बेबाक बातों पर वो पूरे लाल चेहरे के साथ लाल हुई थी। उस इंसान की ज़िंदगी में आने वाली लड़की बहुत खुशनसीब थी, पर वो ये बात भी जानती थी कि ये खुशनसीबी भी उसकी ज़िंदगी में कुछ समय के लिए है। सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, जैसे 3 साल पहले छीन लिया गया था। वो आर्यन चौहान को पुलिस यूनिफॉर्म में देखती तो बस देखती ही चली जा रही थी। फिर से 3 साल पुराने पलों में कैद हो रही थी। क्या नज़र लगाने का इरादा है? वो अपनी रिस्ट वॉच पहनता हुआ पर्स और मोबाइल उठाकर चेक कर रहा था। उसकी बात पर वो हड़बड़ाती हुई ड्रेसिंग रूम में घुस गई, जबकि आर्यन ने उसका मोबाइल और बैग वहीं एक तरफ रख दिया। वो उसे कैद करके रखना नहीं चाहता था, ना ही उसका ऐसा कोई इरादा था। वो उसे न जाने क्यों गलत समझने लगी थी, जबकि वो तो उससे मोहब्बत करता था। जब वो बाहर आई तो आर्यन कमरे में कहीं नहीं था। अपना बैग और मोबाइल वहीं देखकर उसे खुशी भरी हैरत हुई थी। वो जाते हुए उसकी चीज़ें देकर गया था। इसका मतलब था वो फिर से उस पर विश्वास करने लगा है, और शायद ये गुजरी रात का ही नतीजा था कि अब वो संतुष्ट हो गया था
और यही तो माया चाहती थी। अब चौहान हवेली से निकलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। वो बहुत खामोशी के साथ अपनी चीज़ें समेटती हुई कमरे से बाहर निकली, इस सावधानी के साथ कि आर्यन अब तक जा चुका होगा। वो ड्राइंग रूम में आई तो सामने ही आराधना जी उसे दिखाई दे गई। उनके चेहरे पर इस वक्त भी बेहद गुस्सा था। उनको देखते ही माया के कदम वहीं के वहीं रुक गए। आराधना जी की निगाह भी उस पर पड़ चुकी थी, तो वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। किस हक से तुम वापस आई हो? बेहद कोई थर्ड क्लास लड़की हो तुम? क्यों मेरे आर्यन की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? बोलो, जवाब दो। आराधना जी ने गुस्से से उससे पूछा। मैं अपनी मर्जी से वापस नहीं आई हूँ। आपका बेटा मुझे यहाँ लेकर आया है, वो भी जोर जबरदस्ती से। अपने बाजू को उनसे छुड़ाते हुए माया ने भी गुस्से से कहा। हाँ, और तुम इतनी मासूम हो कि वो तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर आया, और तुम उसके ज़बरदस्ती करने पर यहाँ पर आ गई। भूल गई, पूरे 30 लाख रुपये लिए हैं तुमने आर्यन की ज़िंदगी से निकलने के लिए, अपनी बहन की इलाज की खातिर। अगर तुम अपने वादे से पलटी तो तुम्हें जेल करवा दूंगी। वो एग्रीमेंट अभी भी मेरे पास मौजूद है। तुम्हारा पूरा ख़ानदान जेल जाएगा, सड़ोगे सारी ज़िंदगी तुम मिडिल क्लास। आराधना जी जहर भरे शब्दों में कहते हुए माया को बुरी तरह गुस्से से तपा गईं। बस, बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं यहाँ खुद नहीं आई, लेकिन मैं यहाँ से जा रही हूँ और आपके बेटे को अब कभी नहीं मिलूंगी। वो मुझे ढूंढेगा तब भी नहीं मिलूंगी। आपको आपका बेटा मुबारक हो। वो ये सब किस दिल से कह रही थी, ये सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आर्यन चौहान बसता था। लेकिन उसे ये कुर्बानी देनी पड़ रही थी। उसकी बहन को ब्रेन ट्यूमर था, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे, और ऐसे में उसने आराधना जी से डील कर ली थी। वो चाह कर भी आर्यन को ये सब नहीं बता सकी थी, लेकिन आराधना जी की बातों में आ गई। उन्होंने खाली पेपर पर उससे साइन करवा लिया, जहाँ पर आकर वो बुरी तरह फंस गई थी। वो मेन गेट की तरफ बढ़ी कि दरवाजे के बीच आर्यन को खड़ा देखकर बुरी तरह दंग रह गई। हाथ से बैग और मोबाइल दोनों ही छूटकर जमीन पर गिरे थे। आंखों में बेशुमार आंसू भर आए। आर्यन के चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी। वो अपना मोबाइल ड्राइंग रूम में आराधना जी से बहस के दौरान भूल गया था, और वो उसे ही वापस लेने आया था। लेकिन यहाँ का जो हाल उसने देखा था, उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आराधना जी का हाल भी माया से कुछ अलग नहीं था। उन्हें लगा आज उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। आर्यन मेरी जान, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। ये धोखेबाज है, पैसों की खातिर इसने तुम्हें धोखा दिया था। ये मिडिल क्लास बेहद लालची होते हैं, पैसों के लिए अपना धर्म ईमान सब बेच देते हैं। आराधना जी अभी भी उससे भरे शब्दों में नफरत से बोल रही थी, जबकि आर्यन उन्हें खाली खाली नज़रों से देखते चले जा रहा था। माया की आंखों से खामोश आंसू गालों पर बहते चले जा रहे थे। ये सारी सच्चाई जानकर आर्यन को कितनी तकलीफ हुई होगी, वो अच्छे से समझ सकती थी। एक काम करो आर्यन, इस धोखेबाज और लालची लड़की को अभी के अभी तलाक दे दो। ये किस्सा हमेशा के लिए यहीं। मामा, वो गले के बल चिल्लाया कि हवेली के दरो दीवार तक कांप उठे थे। माया सहमकर 2 कदम पीछे हटी। आराधना जी एकदम चुप होते आर्यन को देखने लगी। खबरदार, खबरदार, आपने ये शब्द दोबारा जबान पर दोहराया। माया बीबी है मेरी, और ये रिश्ता मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा, छोड़ूंगा कभी नहीं। और बात अगर छोड़ने की आई तो जान से मार दूंगा, लेकिन अपनी औरत को कभी नहीं छोड़ूंगा, समझी आप? वो उनको 2 टूक जवाब देता माया की तरफ कदम बढ़ा गया। माया अपनी जगह पर बेबस खड़ी हुई थी और बिना पलक झपके आर्यन को देखती जा रही थी, और अब वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। क्यों किया तुमने ऐसा? पति पत्नी का रिश्ता भरोसे का रिश्ता होता है ना? और हमारे बीच तो मोहब्बत का रिश्ता भी था, पर शायद मैं गलत था। जब भरोसा नहीं तो मोहब्बत कैसी? तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। जाना चाहती हो तो चली जाओ, कभी नहीं पुकारूंगा तुम्हें। मर भी गया तो मत आना, लेकिन शादी के पवित्र रिश्ते को बदनाम मत करना। वो उंगली उठाता उसे वार्न कर रहा था। लेकिन जिस दिन तलाक का शब्द भी जबान पर लाया, तुम्हारी सांसें खींच दूंगा। सारी जिंदगी मेरे नाम पर बैठी रहोगी तुम। अब जाओ यहाँ से। तेज आवाज में चिल्लाता अपना रुख पलट गया। माया ने हाथ उठाते हुए उसे पुकारना चाहा, पर हिम्मत न हुई। वो अपने आंसू पोंछती सब चीज़ें उठाती दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा गई। जैसे जैसे वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे आर्यन का दिल भी उसके साथ ही जाता महसूस हो रहा था। जाते जाते इस बार वो फिर से एक गहरा जख्म दे गई थी। आर्यन, आराधना जी ने उसे पुकारना चाहा, लेकिन वो उनकी आवाज़ को इग्नोर करता लंबे लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया।
उसके लिए ली गई हर चीज़ को निकाल निकाल कर बाहर फेंक देना चाहता था। कबर्ड से उसके सारे कपड़े निकालता वो ज़मीन पर फेंकने लगा। उसके लिए ली गई ज्वेलरी, मेकअप, शूज़ वगैरह वो सब कुछ निकालता ज़मीन पर फेंक रहा था। आज के बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा आर्यन चौहान। तुम क्या मुझसे दूर जाओगी? इस बार मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। वो बिस्तर पर बैठ गया। दर्द से आंखें कसकर बंद कर ली थीं। 2 आंसू टूटकर उसके गालों से होते हुए उसकी बियर्ड में खो गए थे। 4 साल बाद वो अभी अभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला था। आज उसे एक ख़ास दोस्त से मिलना था। उसका कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा था और उसे ही हल करने के बारे में वो विजय से मशवरा करना चाहता था। वो पुलिस यूनिफॉर्म में ही था जब अपने दोस्त के बताए हुए होटल में पहुंचा। एक टेबल पर बैठकर वो विजय का इंतजार करने लगा। तब तक वो मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने लगा कि हाथ खुद ब खुद गैलरी खोल बैठे और वहाँ अपनी और माया की शादी की तस्वीरें देखने लगा। वो फिर से दर्द की लहरें अपने शरीर में उठती हुई महसूस करने लगा। आज पूरे 4 साल हो गए थे उन्हें एक दूसरे से जुदा हुए। सिर्फ माया से ही नहीं बल्कि उसने अपनी माँ आराधना जी से भी हर रिश्ता तोड़ लिया था। वो अपनी पोस्टिंग दिल्ली से चंडीगढ़ करवा चुका था। यहाँ वो अपने फ्लैट में रहता था, बिल्कुल अकेला। बस वो था, उसकी तन्हाई थी और अतीत के कुछ हसीन और कड़वी यादें थीं। कुछ पल गुजरे कि उसका दोस्त विजय आ गया। दोनों आपस में गले मिले और एक दूसरे के सामने बैठ गए। विजय ने उसके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर कर दिया और उसे अपनी बात शेयर करने लगा। काफ़ी देर तक वो अपने दोस्त का मसला डिस्कस करता रहा और फिर इजाज़त लेकर होटल से बाहर निकल आया। अभी वो सड़क क्रॉस करने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी बच्ची ने पीछे से उसका हाथ थाम लिया। तस्वीर वाले पुलिस पापा। वो करीब 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। छोटी छोटी उंगलियां और क्यूट सी स्माइल के साथ वो उसे देख रही थी, जबकि उसकी आंखों को देखते ही वो अपनी जगह पर जम सा गया था। उसकी आंखों ने आर्यन को किसी की याद दिला दी। आप मेरे पुलिस वाले पापा हैं ना? वो उसका हाथ हिलाते हुए बोली। आर्यन को न जाने क्यों लेकिन उसमें बहुत अट्रैक्शन महसूस हो रहा था, एक अनजाना सा अपनापन जिसे वो समझ नहीं सका। नीचे झुककर पंजों के बल बैठकर उस मासूम बच्ची के रुई जैसे नरम गालों को छू गया। क्या नाम है आपका बेटा? वो मुस्कुराया, जबकि बच्ची ने उसकी बात का जवाब दिए बिना आगे बढ़कर अपने होंठ उसके गाल पर रख दिए। आई लव यू पुलिस वाले पापा। वो उसकी गर्दन के साथ अपना गाल रगड़ने लगी, जबकि आर्यन ने उसके शब्दों पर अब गौर किया था। वो उसे लगातार पापा कह रही थी। पापा? आर्यन ने धीरे से अपने होठों में दोहराया। इशिका? अचानक अपने पीछे से आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। ये आवाज़ तो वो हजारों में भी पहचान सकता था। इशिका बेटा, ऐसा थोड़ी ना करते हैं, मामा परेशान हो जाती हैं। ऐसे क्यों अचानक आप यहाँ पर आ गई? अगर कुछ। वो नीचे झुककर बैठी और उसका हाथ अपनी तरफ करके उसे प्यार भरी डांट दे रही थी कि अचानक उसकी नज़र पास खड़े आर्यन पर जा ठहरी। उसके बाकी के शब्द मुंह में ही अटक गए थे। आर्यन की हालत भी उससे अलग नहीं थी। मम्मा मम्मा देखो, ये तस्वीर वाले पुलिस पापा हैं मेरे। अब वो अपनी माँ का हाथ हिलाते हुए चहकते हुए बोल रही थी। माया को अचानक होश आया और वो अपना रुख अचानक से फेरकर अपने आंसू पोंछने लगी। आर्यन के हाथ की मुट्ठियां सख्ती से भींच गईं। एक बार फिर दोनों की निगाहों का टकराव हुआ। आज 4 साल बाद वो दोनों आमने सामने थे। दोनों के होंठ खामोश थे लेकिन धड़कनें बात कर रही थीं। आंखें एक दूसरे से सवाल कर रही थीं। चलो बेटा। माया ने इशिका का हाथ पकड़ा। माया ने उसे साथ ले जाना चाहा तो इशिका ने मना कर दिया। नो मामा, ही इज़ माई फादर। इशिका रो रही थी। इशिका चलो चुपचाप। वो बेटी को डांटने लगी, जो आर्यन को बर्दाश्त न हुआ। स्टॉप इट माया, वो उसे आखिर टोक गया। यू हैव नो राइट टू से दिस। माया की बात पर वो बुरी तरह तड़प गया। इशिका मेरी बेटी है, राइट? वो इस बात की पुष्टि करना चाह रहा था, जबकि दिल चीख चीख कर कह रहा था कि वो उसी का खून है, वो उसी की बेटी है। खबरदार, जो मेरी बेटी का नाम भी लिया। माया गुस्से से दहाड़ी, लेकिन आर्यन कहाँ उसकी बात मानने वाला था। आगे बढ़कर उसने इशिका को अपनी बाहों में भर लिया और अपने सीने से लगा लिया। एक सुकून पूरे वजूद में उतर गया था। तुमने जुल्म किया है माया, मुझसे छुपाकर। वो भीगे शब्दों में बोला। मैंने छुपाया? वो एकदम बिखर गई। मैंने किया था आपको फ़ोन, लेकिन आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। मैंने आपकी माँ को भी खुशखबरी सुनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे को नाजायज कहकर ठुकरा दिया। घर चलकर बात करते हैं माया, वो इशिका को अपनी गोद में लेते हुए कहता बिना उसकी सुने गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। माया का खून खौल उठा। वो उसके पीछे दौड़ी, जबकि वो इशिका को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी मोड़ने लगा। माया को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। वो 4 साल के बाद उसके सामने आएगा और उसकी बेटी को लेकर चला जाएगा।
इसी बात का डर उसे इतने समय से लगा रहता था और आज वही डर सच साबित हो गया था। उसका हाथ दिल की तरफ बढ़ा, उसे लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। आर्यन ने उसे एक जगह गिरते हुए देखा तो फौरन गाड़ी रोक दी। वो पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, उसने उसे बाहों में भर लिया और गाड़ी में डालकर गाड़ी अपने फ्लैट की तरफ मोड़ दी। उसे जैसे ही होश आया, उसने खुद को एक नरम मुलायम बिस्तर पर पाया। वो एक झटके से उठकर बैठी और इशिका को ढूंढने लगी। फौरन ही नंगे पांव बाहर निकल आई। किचन से आती आवाजें सुनकर वो चौंक उठी। पापा, यू आर सो क्यूट। इशिका आर्यन की नाक पर लगी चॉकलेट अपनी जीभ से चाट रही थी और आर्यन भी बिल्कुल उसके साथ बच्चा बना हुआ था। आज पहली बार उसकी बेटी इस कदर खुश दिखाई दे रही थी और शायद जिंदगी से पूरी तरह भरी हुई भी लग रही थी। ओह पापा की जान, आपने तो पापा का सारा मुंह गंदा कर दिया, छी। वो टेढ़ा मुंह बनाते हुए बोला तो इशिका और भी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी और उसकी ये खिलखिलाहट देखते हुए माया भी धीरे से मुस्कुरा दी। ये 4 साल उसने कैसे गुजारे थे ये वही जानती थी। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे तपती दोपहर के बाद उसे ठंडी छांव मिल गई हो। किसी के आने की आहट महसूस करके आर्यन ने मुड़कर देखा। माया को मुस्कुराते देखकर उसके लबों पर भी मुस्कान आ गई। आगे बढ़ते हुए आर्यन ने इशिका को गोद में लिया और उसके गाल पर प्यार कर लिया तो माया की आंखें भीग गईं। बेटी को गोद में लिए वो माया के करीब आया। माया, जो गुजर गया सो गुजर गया। न मैं कोई सफाई देना चाहता हूँ, न कोई सफाई सुनना चाहता हूँ। बस तुम्हें और अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता हूँ। मेरा साथ दोगी? उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। माया ने अपने आंसू साफ कर लिए, एक नज़र बेटी को देखा और फिर आर्यन का आगे बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। आर्यन ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। एक तरफ उसकी बेटी थी और एक तरफ माया। उसकी जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी। माया के सर पर धीरे से होंठ रखते हुए उसने अपनी बेटी के गाल चूम लिए। पापा, मामा को भी यहाँ किस करो। इशिका ने माया के गाल पर उंगली रखते हुए कहा तो माया शर्म से लाल पड़ गई। मामा की बारी तो रात को आएगी, वो शरारत से एक आंख दबाते हुए बोला। और फिर गाल पर ही नहीं, पापा मामा को बहुत सारी जगह किस करेंगे। आखिरी बात वो माया के कान में धीरे से फुसफुसाया था और माया उसकी बात पर शर्म से लाल होती दोबारा कमरे में भाग गई, जबकि पीछे से आर्यन और इशिका हंसते रह गए थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।